Welcome back students to our video lecture of water supply and sanitary engineering. We are going to discuss about the chapter drains and sewer. So let's start with our continued topic, components of manholes. So you already know about what is the manhole. We had discussed in the last lecture about it. So let's start with the component of it. Following are the main components of typical manhole. First of one is access shaft, दूसरा है working chamber, third base and side walls, fourth bottom or even invert, फिफ्थ स्टेप्स और लेडर्स एंड देन कवर एंड फ्रेम्स जो एकदम ऊपर का पोर्शन होगा. यह है उसकी फिगर. क्रॉस सेक्शन एरिया नाउ इट इज क्लियरली विजिबल टू यू. सबसे पहले यहाँ पे कवर एंड फ्रेम्स, उसके बाद रेगुलेटिंग एंड, reducing slabs, soffits, then head lobes, here the hinge ground, these are the steps, this is your benching in the last where the it is parallel to the saver top, and in last it is a construction joint and then it is invert. Okay, so it is your typical manhole cross section. Now let's take a look of the component in brief. So first one is the access shaft. The access shaft upper portion of a deep manhole is known as the access shaft. It is an access to the working chamber. मतलब कि जो सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन होता है डीप मैनहोल का, ठीक है, जहाँ से हम लोग वर्किंग चैम्बर के अंदर इंसर्ट हो सकते हैं, उसे हम एक्सेस शाफ्ट कहते हैं. ठीक है, एक्सेस मतलब ऑपरेट कर सकते हैं हम उसको, इसलिए उसका एक्सेस शाफ्ट नाम रखा है. Then the minimum size of the access for rectangular manhole is 0.75 meter to 0.6 meter and for circular manhole diameter of access shaft is 0.7 meter. ठीक है, यहाँ पे उसके डायमीटर्स की डिटेल्स दी है. जो रेगुलर मैनहोल होगा उसका एक्सेस शाफ्ट का जो डायमीटर साइज होगा वो 0.75 टू 0.6 मीटर जितना हो सकता है, एंड सर्कुलर का 0.7 मीटर जितना. देन द वर्किंग चैम्बर आता है दूसरा स्टेप. लोअर पोर्शन ऑफ द मैनहोल is known as the working chamber, which provides the working space for the cleaning and inspection of sewer line. The minimized size of the working chamber for deep manhole is 1.2 meter to 0.9 meter with a large dimension in the direction of flow. For a circular manhole, the minimum diameter is 1.2 and the height of the working chamber should preferably be not less than 1.8 meter. ठीक है, जो सबसे लास्ट लोअर पोर्शन होता है मैन होल का, जहाँ पे हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं, क्लीनिंग की प्रोसेस कर सकते हैं, वर्कर्स जो होते हैं वो वहाँ पे खड़े रह सकते हैं, वैसे जगह को हम लोग वर्किंग चैम्बर कहेंगे. ठीक है, वर्किंग चैम्बर जो होता है वो डीप मैन होल में उसका जो साइज होता है वो 1.2 मीटर से 0.9 मीटर में वेरी करता है. ओके, लार्जर डायमेंशन की बात कर रहा हूँ. और अगर सर्कुलर मैन होल हुआ तो उसका मिनिमम डायमीटर हमें 1.2 मीटर रखना है और जो वर्किंग चैम्बर की हाइट है वो 1.8 मीटर जितनी रखनी है. मैं आपको उसकी फिगर दिखा देता हूँ यहाँ पे फिगर में. दिस इज योर एक्सेस ऑफ मैन होल. यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ. दिस इज योर स्टील ग्रेड manhole frame, adjustment ribs, praying top, course of payings. Here is the steps. मेन सेवर जो लाइन है वो ब्रांच सेवर की लाइन यहाँ पे से सब इसके अंदर कलेक्ट हो गए और मेन सेवर से वो बेस सेवर तक जाएगा और बेस सेवर से डायरेक्टली ट्रीटमेंट प्लांट तक. नाउ दिस इज द प्रीकास्ट बैरल सेक्शन एंड द इलेक्ट्रिक कोन सेक्शन, एसेंट्रिक कोन सेक्शन. ये है क्रॉस सेक्शन जो लोग जिसको आपको एग्जाम के अंदर अगर पूछ रहे तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा. इसको वापस भेज देते हैं अपनी कंडीशन में. Now, the base and the side walls. Base of the manhole is made up to plain cement concrete bed
The plain cement concrete bed support the side walls. Minimum thickness of the concrete bed is as shown below. मतलब कि जो मिनिमम डायमेंशन है वो टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, डेप्थ मैनहोल में अप टू 0.8 मीटर, अबव 0.8 टू 2.1 मीटर और मोर देन 2.1 मीटर का डेप्थ, ठीक है। तो जितने भी अप टू 0.8 मीटर की डेप्थ वाले हैं उसमें जो बेड थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर रहेगी। 0.8 से 2.1 के बीच में लाई करेगा अगर डेप्थ मैनहोल का, तो 30 सेंटीमीटर जितना थिकनेस रखेंगे उसका। और अगर जो साइज है वो 2.1 मीटर से भी ज़्यादा हो रही है तो हर एक में हम बेड थिकनेस रखेंगे 30 सेंटीमीटर। So the side walls of manhole are made of a brick masonry or stone masonry or reinforced cement concrete. जो साइड वॉल होती है वो ब्रिक मैसोनरी की हमने आगे भी बात की थी कि जनरली ब्रिक मैसोनरी वर्क से वो लोग यूज करना छोड़ दिया है क्योंकि कॉरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके अंदर। सो जनरली हम लोग रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का यूज करने लगे उसके अंदर। नाउ अ बॉटम और अ इनवर्ट। A bottom or invert is a semicircular channel of a cement concrete is constructed at the bottom of the manhole. The diameter of the channel is equal to the diameter of sewer. Above the horizontal diameter, the side of the channel are extended vertically nearby up to the crown of the sewer. Bottom of the channel is the same level as that O inverted or sewer. सबसे जो बॉटम वाला जो पार्ट है उसको हम सर्कुलर सेक्शन में, ठीक है, जो सीमेंट कंक्रीट से बना होता है वो हमारा पार्ट है बॉटम। क्लियर? तो उसका जो डायमेंशन ऑफ चैनल होता है वो सीवर के डायमेंशन से मैच करता है, मतलब सेम ही होता है दोनों का, ठीक है। एंड जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है वो साइड चैनल होते हैं उससे थोड़ा अप और डाउन उसमें हो सकते हैं, साइड चैनल के जो क्राउन है वहां तक। क्लियर? अब बॉटम ऑफ द चैनल इज द सेम लेवल एज द इनवर्ट सेवर जो हमने आगे बताया आपको। It is necessary to enter in the manhole for inspection and cleaning of the sewer in case of clogging of sewer or flooding of wastewater from the manhole. To facilitate entry and exit of the workers, taps are provided in all manholes having a depth greater than 0.8 मीटर। मतलब ये एक बहुत ही ज़रूरी रहता है इंस्पेक्शन करना। जनरली मैनहोल जो मतलब सेवर लाइन होती है उसके अंदर सिल्टिंग या फिर जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस रहती है उसके कारण वो चॉकअप हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जनरली वहाँ से वेस्ट ही जाएगा। तो ऐसे केस में हमें वहाँ पे इंस्पेक्शन करना और क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें एक बॉटम प्रोवाइड करना ही पड़ता है जहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो लोग विथस्टैंड कर सकते हैं या फिर जो भी इक्विपमेंट और मशीनरी है वो अंदर जाके विथस्टैंड कर सकती है। दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एक्चुअली। ओके, सो इट इज द एक्सटेलिंग, यहाँ से जो मेन न्यू पाइप होगी वहां से आएगी, ये मेन सेवर है आपकी और ये कास्ट इन प्लेस है, ये कंक्रीट बॉक्स रखे हैं जिसके ऊपर मैन होल बनाएंगे और यहाँ पे जो है पूरा पोर्शन ये बॉटम पोर्शन कहलाता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। नाउ ड्रॉप मैन होल्स। ड्रॉप मैन होल एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार जीटीयू के एग्जाम में पूछा चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान में समझना और सुनना। First of all, the drop manhole is constructed where a sewer line at higher level is to be connected with a sewer line at the lower layer. Such a situation arises when the branch sewer at shallow depth is to be connected with the main sewer at the greater depth. मतलब कि जो ड्रॉप मैनहोल है वो जनरली कहाँ पे बनाया जाता है, जहाँ पे हमें एलिवेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ग्रेडियंट देखने के लिए मिलता है। मतलब कि जो हमारी लाइन है मेन लाइन सेवर लाइन वो बहुत हायर पोजीशन पे है जबकि जो दूसरी कनेक्टेड सेवर लाइन है वो लोअर लेवल पे पोजीशन है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अराइजेंस ऑफ ब्रांच सेवर होता है सेलो डेप्थ पे, ठीक है, और उसको मेन सेवर से कनेक्ट करना है ब्रांच सेवर को, तो हमें ड्रॉप मैनहोल की जरूरत पड़ेगी। Now the main sewer at greater depth, the wastewater from the branch sewer shall fall downward and such a situation is not desirable when the falling wastewater shall damage the bottom of the manhole
एंड इवन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉटम विल बी रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर हम ड्रॉप मैनहोल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि डायरेक्टली जो लिटरल्स है वो मेन सीवर के ऊपर गिरेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इम्पैक्ट के कारण उसका इरोजन और डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो उसका बेस होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो अल्टीमेटली कॉस्ट इंक्रीज कर देगा। नाउ when the difference between the invert level of a branch sewer and the peak flow level in main sewer is more than 600 mm drop, manhole is provided। मतलब जो ब्रांच सेवर है और जो मेन सेवर है दोनों के बीच का ग्रेडियंट मतलब कि डिस्टेंस अगर 600 मीटर 600 mm से ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे केस में हमें ड्रॉप मैनहोल प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसकी फिगर यहाँ पे आप देख सकते हो, वाई एक्सिस ये है सेक्शन पूरा और ये है वाई एक्सिस का सेक्शन। यहाँ से डायरेक्ट सेवर अंदर आ सकता है, यहाँ से अगर ड्रॉप हो रहा है तो हार्ड सरफेस हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रिंग आर्चिस वगैरह सब प्रोवाइड किया हुआ है, देख लो। नाउ दिस इज अनदर क्रॉस सेक्शन, राइट। यहाँ पे है आपका सेवर और दूसरा यहाँ से इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अलग अलग ग्रेडियंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप मैनहोल के अंदर ही कलेक्ट कर देते हैं, तो दोनों का जो ग्रेडियंट होता है वो इश्यू सॉल्व हो जाता है। नाउ लैंप होल्स, व्हाट इज द लैंप होल? So it is provided with the sewer lines actually. There is a curve in sewer line and due to the shortage of space manholes are not possible. There is change in gradient and it is not possible to construct a manhole. ये दोनों कंडीशन होगी तो हमें लैंप होल्स बनाने पड़ेंगे, ओके। वर्टिकल शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द सेवर लाइन बाय द टी बैंड। टी बैंड की मदद से हम लोग उसको वर्टिकल शाफ्ट को कनेक्ट करेंगे। Then the while inspection lamp is inserted in the lamp hole and from the manholes on the both side of lamp hole it is checked whether the light is seen or not, okay। Then the lamp holes have become absolute and they are not reconnected nowadays। लैंप होल अब हम लोग जनरली यूज नहीं करते, हमारे पास काफ़ी बैटरी इक्विपमेंट आ चुके हैं, मेथड्स आ चुके हैं, एक्चुअली ड्रॉप मैन होल ही इसको ओवरकम कर सकता है लैंप होल्स को। So it is something looking like this. It is very small in dimension. This is your lateral and this is your lamp hole. Now the clean outs. Clean outs are constructed in the sewer lines for the purpose of the facilitating cleaning sewers. An inclined pipe is connected to the sewer line. Throughout the inclined pipe, the cleaning rod is inserted in the sewer to clean। इसी किस्म का हमने उसका स्ट्रक्चर दिया होता है, ठीक है, उसको अलग कर रहे हैं। अगर हमें स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या कर सकते, इसको डाइवर्ट करके जो अपना रूट है, ये जॉइंट है, वो क्लीन अप कर सकते हैं यहाँ पे क्लीन आउट की मदद से। क्लीन आउट कुछ नहीं है, जो मेन ब्रांच है वहाँ से एक डाइवर्स हमने निकाल के रखा है। नाउ द स्ट्रीट इनलेट्स, फॉर द कलेक्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर द स्ट्रीट इनलेट्स आर प्रोवाइडेड। स्ट्रीट इनलेट्स आर कॉमनली यूज व्हेन द स्टॉर्म सेवर और combined sewer by means of stoneware pipe of diameter 25 to 30 सेंटीमीटर। मतलब जो स्टॉर्म वाटर रहता है, आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी जगह पे ड्रेनेज लाइन दी होगी है, ठीक है, रोड के आसपास। तो वो क्या है, वो आपके स्ट्रीट इनलेट्स है। जैसे कि स्टॉर्म कंडीशन आ गई, फ्लड कंडीशन आ गई, तो ये जो भी स्ट्रीट इनलेट्स है वो हमें यूजफुल रहते हैं, जिसका डायमीटर जनरली 25 से 30 सेंटीमीटर जितना ही हमें देखने के लिए मिल जाता है स्ट्रीट इनलेट्स का। Now there are other type of inlets, which is scrub inlet and gutter inlet. So these inlets are directly placed below the road and the top of the catch basin bar screen or present the RCC perform the cover and placed throughout the performator RCC cover. What enters in the catch basin and reaches the saver. Now
The combined inlet, it is what that it combine the inlet the stormwater enters from the top as well as side of the catch pit. दोनों साइड से, यहाँ से वो भी कलेक्ट कर सकता है और साइड पिट से भी कलेक्ट कर सकता है. नाउ कैच बेसिन की बात करते हैं. These are the special type of inlets where the size of the pit is larger and the sufficient volume is kept for a grit and sand particles to settle and dispose at the bottom of the pit. मतलब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इनलेट की सिस्टम है. यहाँ पे कैच बेसिन है वो जनरली वो हमारे जो मैन होल होता है उसी के जितना होता है, ठीक है, उसके डायमेंशन साइज वगैरह. और जो हम पीट बना रहे हैं उसकी साइज हमारा जो कैच बेसिन का डायमेंशन है उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है. और लास्ट में क्या होता है कि इसके अंदर, ये चैम्बर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो बॉटम में जमा हो जाती है. फिर हम उसको क्या करते हैं, पानी थ्रू कलेक्ट कर देते हैं. उसको हम लोग लीचेट कहते हैं. नाउ द सैंड ग्रीज एंड ऑयल ट्रैप्स. ट्रैप्स की बात कर लेते हैं. सो वेस्ट वाटर फ्रॉम द होटल, रेस्टोरेंट, किचन एंड इंडस्ट्रियल कंटेन grease, oil and the fats which is required to be removed before the wastewater enters in the sewer line. If the oil, greases, etc. are not removed, it stick to the surface of sewer and become hard and obstruct the wastewater flow. Now talking about the flushing tank. These tanks are provided for the storing water and then flushing it throughout. The tanks are located at the deal end of the sewer. The quality capacity of the influence tank depends upon the diameter of the sewer to the flushing. फ्लशिंग टैंक जनरली आप सभी ने देखा होगा, ठीक है. वो मेन हब थ्रू जितना भी सेवर है वो कलेक्ट करता है और फ्लशिंग थ्रू आउट वो जो नीचे की सेवर लाइन होती है, फ्लश लाइन होती है, वहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाता है. नाउ द फ्लशिंग टैंक्स आर टू टाइप्स, मैनुअल ऑपरेटेड फ्लशिंग एंड अनदर इज automatically operation flushing tank. So it consider of masonry or concrete chamber. A water inlet pipe is provided at a chamber to fill it with the water. A AU tube with a bell cap. It is one end connected to the chamber with the saver. Where the water is filled in the chamber, it will enter in the bell also. As well as water level rises to a certain level, siphonic action take place. The capacity of this tank is around 900 to 1400 liters, and it is required in the such way that it works twice the depending upon the size of the saver and quantity of depend of saver. यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लशिंग टैंक का जो भी डायमेंशन है वो, ठीक है. ये मेन सेवर है, यहाँ पे आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये है आपका सेवर लाइन. ओके, दिस इज द कवर. Now take a look for the stormwater regulator. This is his figure. Storm constructing combined sewer system and their function in the diversion is the access stormwater into the nearby stream. A sewer are designed to carry the peak flow sometime because of the excess rainfall. Stormwater to be disposed in the excessive and capacity of sewer is not sufficient for its rapid disposal. मतलब जो स्टोन वाटर होता है वो कंबाइंड सिस्टम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. आपको पता है कंबाइंड सिस्टम और सेपरेट सिस्टम आगे मैंने समझाया था आपको, ठीक है. तो कंबाइंड सिस्टम जनरली स्टोन वाटर रेगुलेटर कलेक्ट करता है, ठीक है. जितना भी एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ स्टोन वाटर होता है वो उसी सेवर थ्रू बह जाता है अंदर से, और जो हमारे लीचेट वीचेट या फिर जो भी इम्प्योरिटीज है, सेवर्स है, वो सबको भी साथ साथ में ले जाएगा. नाउ द स्टोन वाटर रेगुलेटर्स आर थ्री टाइप. लिपिंग वियर, जिसकी फिगर आपको दिखा देता हूँ मैं. Opening all the suitable height above the invert or sewer are made at suitable interval along the length of the combined sewer. These openings are jointed to the stormwater drain pipe for the display by its the stream. मतलब कि जितनी भी ओपनिंग्स है सुटेबल हाइट तक, वो सेवर के अंदर की जो है वो
इंटरवल अलॉन्ग विद द लेंथ कंबाइंड सीवर जितना होता है, राइट। दिस ओपनिंग आर जॉइंट टू द स्टॉर्म वाटर ड्रेन पाइप एंड द डिस्पोजल बाय स्ट्रीम। तीनों चीज के अंदर ये यूजफुल रहेगी आपको। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? अगर कोई भी डाउट है आप लोग को तो आप मुझे पूछ सकते हो पर्सनली मैसेज कर सके। बस तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करते हैं। दूसरा एक टॉपिक है बायोगैस प्लांट, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है तो मैंने उसको यहाँ पे कवर नहीं किया। ठीक है, बायोगैस प्लांट में ओवरव्यू में बात कर लूँ मैं, तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, सेवेज मटेरियल होता है, उसको ये लोग एक बायोगैस प्लांट का डिवाइस होता है उसके अंदर जाके डंप कर देते हैं। या फिर तो जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड के अंदर एक पीट बनाया होता है जिसके अंदर जाके हमें ये जो सीवेज है वो कलेक्ट करना होता है। Then after due to the decomposition it will create the methane gas, okay, which is the flammable. So it is used as the fueling material or used as the another advantages, right? So thank you for listening me and watching this videos. I hope आप लोगों को जो सब्जेक्ट है पूरा समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ वर्क हार्ड बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर चांसेस। अगर मेरी ओर से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप फ्रीली मुझे पूछ सकते हो। सो let's complete our syllabus today. Okay, again thank you, and take care and the best of luck for your exams.